नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। राजस्थान में नागौर जिले के श्री बालाजी में आज सुबह ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी की आमने सामने की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर की संवेदना व्यक्त। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने को मंजूरी। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में निवेश को सरल बनाने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल किया गया जारी। नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले वक्त में यह पोर्टल राज्य के लिए साबित होगा मील का पत्थर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 1,710 करोड़ रुपए की 180 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। असम में बाढ़ का कहर जारी। 21 जिलों में 950 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न। 3 लाख से भी अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री ने की असम के मुख्यमंत्री से बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वहीं बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रमुख नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर। और खेलों में भारत का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद स्पर्धा में भारतीय एथलीटों ने 2 पदक अपने नाम किए। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में देश को सिल्वर मेडल दिलाया, तो दूसरे पैरा एथलीट शरद कुमार ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। सिंगराज अधाना ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। भारत ने अब तक 10 मेडल किए हासिल। यदि देश प्रदेश की सुर्खियां, अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें राजस्थान और हरियाणा से। राजस्थान में नागौर जिले के श्री बालाजी में आज सुबह ट्रेलर की क्रूजर गाड़ी से आमने सामने की भिड़ंत हुई और इससे 11 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रूजर में सवार 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को इलाज के लिए बीकानेर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मध्य प्रदेश के सजन खेड़ाव दौलतपुर निवासी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागौर सड़क दुर्घटना में मारे गए उज्जैन के व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर में हुए भीषण सड़क हादसा पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि राजस्थान के नागौर में हुआ भीषण सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। जिन लोगों को इस दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी है, मैं उन सभी के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में निवेश को सरल बनाने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पोर्टल आने वाले दिनों में राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये नई जो औद्योगिक नीति केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका आज इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इससे उद्योग जगत को मिलेंगे।
मगर मैं स्पष्टता करता हूं ये अनुमानित लाभ है, ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। जम्मू कश्मीर के लोग वर्षों तक एक प्रकार से वंचित रहे विकास के देश की यात्रा से। मैं समझता हूं अब समय आ गया है उसको बदलने का, अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरीके से देश के साथ जोड़ने का। ये नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज श्रीनगर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जनता से सर्वाधिक जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए उनका सशक्तिकरण सबसे अहम है। हमारा सबसे मजबूत ढांचा अगर पंचायत बनेगा तो हम देश में जितने भी बनने वाले कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वयन कर पाएंगे। क्योंकि जनता से सीधा अगर संवाद रहता है, जनता से सीधी जुड़ी अगर संस्था कोई रहती है तो पंचायत रहती है। और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश में पंचायती राज संस्थाएं अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रही हैं। हमने आजादी के 75 साल में चल रहे हैं। इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और यही कारण है कि आज गांव की पंचायत में भी जिस सक्रिय भागीदारी के साथ हमारी पंचायतें काम कर रही है, जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति बढ़ी है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया। 4290 पंचायतों में 1408 हमारी बहनें हैं। हमारे ऐसे लोग जो सोचते नहीं थे कि हमें भी अवसर मिलेगा, जिनको हम कहते हैं कि बड़े लंबे समय से उपेक्षित थे, वो भी आज सक्रिय रूप से भागीदार हैं, विकास के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते, सरपंच के नाते, बीडीसी चेयरमैन के नाते। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल अखनूर सेक्टर में 10 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि अखनूर इलाके की जीरो लाइन के पास तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ के एक दल को झाड़ियों के अंदर काले रंग का एक संदिग्ध बैग छिपा हुआ मिला। बैग के अंदर से 10 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन मिली। उन्होंने बताया कि बीएसएफ जम्मू को इलाके में नारकोटिक्स तस्करों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद बीएसएफ इस क्षेत्र में कड़ी निगरानी और नियमित जांच कर रहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग विभाग ने आज से पूरे देश में खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। इस प्रतियोगिता का मकसद देशवासियों को स्वाधीनता आंदोलन और खादी की विरासत से जुड़े विभिन्न पहलुओं से जोड़ना है। 15 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं के योगदान को याद किया।
Our freedom struggle was a journey of resilience and hope, which inspires us to keep moving no matter how adverse the situation gets. It was also a journey of unmatched unity, where people from all corners of our country came together with a singular resolve to make Britishers quit India. There is so much to learn from our freedom fighters, from their life, especially the spirit of keeping the interest of our motherland ahead of everything else. Nation first, party or profession next, self last. That should be our motto. और इस मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी के माध्यम से गांवों को जोड़ा। वर्तमान में खादी से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। उन्होंने इस प्रयास को और गति देने पर बल दिया। हमारा खादी विभाग देश के तरक्की का एक भाग है, ऐसा मैं समझता हूं। हमारे इस विभाग ने 75वां साल सेलिब्रेट करने वक्त अपनी तरक्की का स्पीड बनाने की कोशिश करना चाहिए। देश के काम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। उस तरह का काम अपना दिखना चाहिए। हम रोजगार बढ़ाते हैं, उसका स्वरूप कितना है, हर साल कितने रोजगार उद्योग बनने चाहिए, हम विकास का हिस्सा कितना हर साल बढ़ाते हैं, जीडीपी में ग्रोथ कितनी लाते हैं, ये भी सोच के आगे आप प्लानिंग करना चाहिए। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाए जाने की जरूरत बताई। पोषण माह में कितने सैम बच्चों का लक्ष्य आप रख रहे हैं, जहां पर हम सब खुद धरती पर उतरे, हम सब खुद जिम्मा ले अपनी गली का, अपने ब्लॉक का, और कहें कि ये नंबर हमें घटाना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो हमारा आज का ये संकल्प सरदार की छाया में अधूरा नहीं रहेगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में 1710 करोड़ रुपए की 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी लेने का योगी सरकार का कदम दिल को छू लेने वाला है। जिनके अभिभावक नहीं रहे, उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता यदि कोई करेगा तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, यहां के मुख्यमंत्री करेंगे। और उन्होंने की योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और मुझे यह भी बतलाया गया, उन्होंने 4000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को देने का फैसला किया है और 3 माह का एक ही साथ 12-12 हजार रुपया इन सभी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं उनको देने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो वही मुख्यमंत्री कर सकता है, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा वही कर सकता है, तभी इसकी चिंता नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश ने व्यापार सुगमता के मामले में ऊंची छलांग लगाई है। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2016-17 में 14वें स्थान पर था। आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी।
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने नोएडा स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट में कंपनी के 2 40 मंजिला टावर को ढहाने का आदेश दिया है। दोनों टावरों को अवैध करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिली भगत से ये निर्माण हुआ। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से भी ज़्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था जब एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के बाशिंदों की याचिका पर टावर ढहाने का ये आदेश आया। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। 133 दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन 252 लोगों ने अब भी निवेश कर रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। धामी ने इसके साथ ही तोक जामुनी और सिरा उडार का भी मौका पर मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को राहत राशि के चेक भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे में उनके साथ सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। और अब खबरें बिहार और झारखंड से। बिहार में गंगा और कोसी समेत प्रमुख नदियां कई जगहों पर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो चली है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 4.53 लाख क्यूसेक हो गया है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। हाथीदह और कहलगांव को छोड़कर सभी जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी बैराज से डिस्चार्ज भी बढ़कर 2.38 लाख क्यूसेक हो गया है। इससे मधुबनी और खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कोसी नदी की बाढ़ से सुपौल और सहरसा जिले भी प्रभावित हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार और गोपालगंज में कई नई जगहों पर भी पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में मसान नदी का एक तटबंध टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में मसान नदी की बाढ़ में फंसे 28 लोगों को बीती रात एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। ये लोग अपने मवेशियों को चराने दोपहर मसान नदी की तरफ गए थे। जिला प्रशासन की सूचना पर रात को ही एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गंगा, गंडक और कोसी के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। और बिहार में बाढ़ की स्थिति का हाल जानने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों का रोजाना जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बाढ़ को सीमित करने के लिए उपायों पर भी काम कर रहे हैं। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई और कहा है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है। और देश प्रदेश में अब खबरें पूर्वोत्तर राज्यों से। सबसे पहले बात असम के बाढ़ की, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण राज्य के 21 जिलों में 950 से भी ज़्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण तकरीबन 3,60,000 से भी अधिक आबादी प्रभावित हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण बारपेटा, दरांग, गोलाघाट, मोरीगांव, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर और तिनसुकिया में बाढ़ के पानी से सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अधिकारी 10 जिलों में 44 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां 321 बच्चों समेत 1,619 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ के कारण 30,000 से भी अधिक हेक्टेयर फसल क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया और इससे निपटने के लिए असम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। संकट की इस घड़ी में हमारा साथ देने के लिए आदरणीय मोदी जी का आभार।
और अब अगली खबर, भारत का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। ऊंची कूद स्पर्धा में भारत को आज 2 पदक मिले। भारतीय एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। मंगलवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए पैरा एथलीट ने पुरुषों की ऊंची कूद में T63 में रजत पदक पर कब्जा जमाया। गौरतलब है कि मरियप्पन ने पिछले रियो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2019 के विश्व पैरालंपिक एथलीट चैंपियनशिप में भी मरियप्पन ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और वहीं भारत के दूसरे पैरा एथलीट शरद कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शरद कुमार ने 1.83 मीटर के अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ अंक को हासिल करने के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारत के टोक्यो पैरालंपिक में अब तक 10 मेडल हो चुके हैं, जो अब तक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और टोक्यो पैरालंपिक में आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। वो 216.8 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सिंहराज के ब्रॉन्ज के साथ ही भारत की झोली में 8वां पदक आ गया था और अब तो 10 हो चुके हैं। मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 10 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में 2 गोल्ड, 4 रजत, 2 कांस्य पदक और इसके अलावा कुछ और भी पदक आए हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 10 हो चुकी है। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। गौरतलब है कि रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। और पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहराज की तारीफ की और उन्हें प्रतिभाशाली निशानेबाज बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन। भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। उन्हें बधाई और आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के देश प्रदेश में इतना ही।